प्रिय विद्यार्थियों, हमने अभी तक जलवायु विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की, उन पर हमने चर्चा की, उनका अध्ययन हमने किया। जलवायु से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो कारक थे उनके संबंध में भी हमने बात की। आज हम जलवायु का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जलवायु एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक है हमारी पृथ्वी के ऊपर, जो कि मनुष्य के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। हर प्रकार की जो क्रियाएं हैं मनुष्य की वो प्रभावित करता है। मानव उत्पत्ति के साथ साथ इन्होंने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया जलवायु ने, और मनुष्य उसके अनुसार अपने आप को समेटता गया। और आज भी हम देखते हैं कि जलवायु का प्रभाव हमारे ऊपर स्पष्ट रूप से पड़ता है। मानव वर्ग की अगर बात करते हैं तो उसके भोजन की जो क्रिया है, उसकी रहने की क्रिया, उनके मकान, उनके आवास, उनके वस्त्र, उनका खान पान, ये सभी जलवायु के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। हम देखते हैं कि कहीं हम जाते हैं समुद्री तटीय क्षेत्रों के पास तो वहां पर हमें सामान्यतः मछली और चावल का जो भोजन है वो हमें ग्रहण करना पड़े, लेकिन हम अगर ऐसे क्षेत्र में जाएं जहां पर मछली उत्पादन नहीं के बराबर होता है, वहां हम दूसरा, जैसे हम पंजाब की बात करते हैं, वहां आपको सादा भोजन मिलेगा। तो इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम जाते हैं तो हमारा भोजन का जो रूप है वो बदलता जाता है, और मुख्य रूप से जलवायु से प्रभावित होता है। हम अपने आहारी आदत, अपना रहन सहन, अपनी संस्कृति, वो पूरा का पूरा जलवायु पर निर्भर करता है। कृषि की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से कृषि भी जलवायु के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है। कहीं आपको मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलते हैं, कहीं सघन जो उपजाऊ के मैदान है, विस्तृत मैदान है, कहीं आपको तटीय क्षेत्र, कहीं आपको पठारी क्षेत्र, कहीं आपको ढलानी कृषि। तो इस प्रकार के अलग अलग जो स्थल रूप है वहां पर आपको अलग अलग जो कृषि की क्रियाएं हैं, क्योंकि वहां जलवायु का जो प्रकार है वो भी बदल जाता है। फलस्वरूप जो कृषि की जो क्रियाएं हैं वो आपको भिन्न देखने को मिलती है। जैसे हम भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करते हैं तो भूमध्य सागर का आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर उससे संबंधित, उस जलवायु से संबंधित जो कृषि के कार्य होते हैं, जैसे अंजीर है, जैतून है, अंगूर है, इनकी कृषि वहाँ उद्यानों के रूप में वहाँ संपन्न होती है। कैलिफोर्निया की बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, कुछ क्षेत्रों में, सीमित क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो विशिष्ट प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में विकसित हुई। जैसे हम मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं, सघन कृषि हमें देखने को मिलती है। पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे, सीढ़ीदार कृषि अपने को देखने को मिलती है। तो इस प्रकार मनुष्य के पूरे जीवन को ये प्रभावित करती है। यहाँ हम कृषि की बात कर रहे हैं तो कृषि को भी प्रमुख रूप से जलवायु प्रभावित करती है। हम जलवायु और व्यापार की अगर बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से व्यापार को भी यह प्रभावित करता है। परिवहन की अगर बात करते हैं तो चूंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पहाड़ी, पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, ऊबड़ खाबड़ जो स्थलाकृतियां जहां पाई जाती हैं, वो क्षेत्र पाए जाते हैं, वहां पर परिवहन का विकास नहीं हो पाता। लेकिन जैसे जैसे अच्छी जो मैदानी प्रकार की जो जलवायु, जैसे गंगा तुल्य जलवायु की अगर हम बात करते हैं तो मैदानी अगर क्षेत्र कहीं मिलता है तो वहां पर परिवहन की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संपन्न होती है। जनसंख्या का सघन जमाव वहां पाया जाता है, क्योंकि अनुकूल जलवायु वहां
मिलती है। उपनिवेश की अगर बात करते हैं तो जलवायु और उपनिवेश का एक महत्वपूर्ण संबंध यहां हम देख सकते हैं, क्योंकि जब उपनिवेशवाद शुरू हुआ तो पश्चिमी यूरोप के जो लोग हैं वो विश्व पर अपना प्रभुत्व या व्यापार स्थापित करने के लिए ऐसे क्षेत्रों की खोज कर रहे थे कि जहां पर उनके अनुकूल जलवायु मिल सके। तो उपनिवेशिक जो देश थे वहां पर, क्योंकि तटीय जो क्षेत्र थे वो भी उनमें शामिल थे, उन देशों में शामिल थे, तो तटीय क्षेत्रों पर जो जलवायु पाई जाती है वो लगभग अनुकूल प्रकार की जलवायु होती है। ये जरूर हो सकता है कि वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, लेकिन अंग्रेजों ने जो उपनिवेशवाद शुरू किया उसको भी जलवायु को आधार मानकर, यानी जलवायु का जो प्रभाव देखकर उन्होंने उपनिवेशवाद की प्रक्रिया की। स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं तो हम एक शीत जलवायु, उष्ण जलवायु, उपाद्र जलवायु या हम शीतोष्ण प्रकार की जलवायु की अगर बात करते हैं तो इनमें कुछ विशेष प्रकार की जलवायु हुई मानव स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होती है। जैसे हम हिम क्षेत्रों की बात करते हैं, टुंड्रा प्रकार की जलवायु है, हिमाच्छादित प्रकार की जलवायु है, उष्ण प्रकार की जलवायु है। वहाँ आपको प्रतिकूल प्रकार की किस्म की जलवायु देखने को मिलती है। हमारे शरीर को काफ़ी उनसे नुकसान होता है, बीमारियाँ होती हैं अपने, तो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तापमान कहीं आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, कहीं बहुत कम देखने को मिलता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार जलवायु का और स्वास्थ्य का भी बहुत गहरा संबंध है। सभ्यताओं की बात करते हैं तो चूंकि प्राचीन कालीन जितनी भी सभ्यताएं हैं उनका विकास नदी घाटियों पर हुआ, चाहे वो मिस्र की सभ्यताओं की बात करते हैं, चाहे दजला फरात सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता, इनकी बात करते हैं, सभी का विकास नदी घाटियों के पर हुआ है। और नदियों घाटियों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है कि वहाँ उस जलवायु को हम मानव के लिए अनुकूल जलवायु, हम उस जलवायु को कह सकते हैं। तो क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वहाँ पानी उपलब्ध था, जलोढ़ मिट्टी के मैदान थे, तो वहाँ पर विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यताएं हैं वहाँ पर उन सभ्यताओं का विकास हुआ। तो विभिन्न प्रकार से जो जलवायु है वो हमारे विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, हमारे गतिविधियां हैं, अन्य जो हमारी, चाहे वो आर्थिक क्रियाएं हो, चाहे राजनीतिक क्रियाएं हो, चाहे वो सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाएं हो, सभी को मुख्य रूप से जलवायु प्रभावित करती है। अब हम जो जलवायु में विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं, जो हानिकारक जो क्रियाएं होती हैं, उनकी अगर हम संक्षिप्त में चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से वायु प्रदूषण का नाम आता है। और वायु प्रदूषण हमारे लिए जो हवा होती है उसमें एक सीमित मात्रा तक जो खराब तत्व होते हैं, प्रदूषित जो तत्व होते हैं, हानिकारक जो तत्व होते हैं, वो वायुमंडल में एक सीमित मात्रा तक वायु उनको सहन करती है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर हानिकारक तत्वों की अगर मात्रा हो जाती है तो वो वायु प्रदूषण का रूप लेती है और हमारे स्वास्थ्य को, वनस्पति को, आदि जो जीव जंतु होते हैं उनको वो प्रभावित करती है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण हम जो वनों का जो विनाश कर रहे हैं उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ उनके जो क्षेत्र हैं उनमें कमी हो रही है। तो मुख्य रूप से जो हानिकारक जो तत्व हैं उनका योग होता है, वो योग अगर मात्रा से, सीमित मात्रा से अधिक हो जाता है, उनकी सहन क्षमता से अधिक अगर हानिकारक तत्वों का वायु में शामिल हो जाते हैं तो वो वायु प्रदूषित वायु कहलाती है। मानव जनित जो स्रोत होते हैं वायु प्रदूषण के, कुछ प्राकृतिक जनित भी होते हैं,
जैसे ज्वालामुखी कहीं किन्हीं क्षेत्रों में फटता है तो राख वायुमंडल में फैलती है, तो उससे भी वायु प्रदूषण होता है। मानव जनित जो वायु प्रदूषण के स्रोत हैं, बड़े बड़े जो कारखाने हैं, जो मोटरयान हैं, जो वाहन हैं, हवाई जहाज़ें हैं, समुद्री जो बड़े बड़े जहाज हैं, उनके द्वारा जो ईंधन खर्च होता है, ईंधन जो जलता है, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं वो छोड़ी जाती हैं। रेफ्रिजरेटर के जो गैसें निकलती हैं CFC, वो हमारे वायुमंडल को प्रभावित करती हैं, वायु प्रदूषण करती हैं। और इनका हम स्पष्ट रूप से प्रभाव देखते हैं, हरित गृह प्रभाव और ओजोन का क्षरण, अम्लीय वर्षा, इनका हम प्रभाव अनेक क्षेत्रों में देख सकते हैं। जैसे अम्लीय वर्षा की बात करते हैं, औद्योगिक जो क्रांति शुरुआत होती है, उद्योगों का तीव्र गति से यूरोप में विकास होता है, तो वहाँ जो सल्फ्यूरिक एसिड गैस के रूप में निकलता था और वो वहाँ पर आसपास का जो क्षेत्र था, जब बारिश होती थी तो बारिश के साथ वो नीचे आता था एसिड, और वो जमीन को, मिट्टी की उपजाऊपनता को, वहाँ जो फसल उत्पादित थी उसको वो खराब कर देता था। ऐसे क्षेत्रों में अम्लीय वर्षा हानिकारक होती है। उसका मुख्य कारण हमारे जो कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, हमारे जो परिवहन के साधन हैं, उनके द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है। तो हानिकारक ये क्रिया हमारे मानव जनित ये होता है। ओजोन क्षरण की अगर बात करते हैं तो वायुयान, रेफ्रिजरेटर, अनेक प्रकार के हमारे जो परिवहन के साधन हैं, CFC गैसें छोड़ी जाती हैं, और CFC गैसें ओजोन को जो ओजोन गैस होती है उसके अणु को तोड़ देते हैं, और ओजोन गैस का ह्रास होने लगता है, और वो ओजोन परत में एक छिद्र बन जाता है, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग जो होता है। उसके साथ साथ ओजोन जो अल्ट्रावायलेट जो रे है वो हमारे पृथ्वी पर आएंगी और वो हमारे शरीर में कैंसर जैसी घातक बीमारियां उत्पन्न करेंगी, वनस्पतियों को प्रभावित करेंगी। लेकिन हरित गृह की अगर बात करते हैं तो हमारे वायुमंडल का जो निचला भाग है उसमें तापमान जो बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम हरित गृह का प्रभाव देते हैं। जैसे कुछ गैसें जो तापमान है वो परत को भेद कर, CO2 की जो परत होती है उसको भेद कर वो वापस तो पृथ्वी पर तो आता है, लेकिन परावर्तित होकर उस जो लेयर होती है, वो जो परत होती है उसको वो भेद नहीं पाता। तो तापमान वहाँ ऐसा का ऐसा बना रहता है, जिसको हम ग्रीन हाउस हरित गृह प्रभाव का नाम देते हैं। जैसे आजकल हम खेतों में बड़े बड़े जो विस्तृत खेत होते हैं जिनके आकार बड़े होते हैं, उन खेतों में हम ग्रीन हाउस देख सकते हैं, और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो कृषि उत्पाद हैं वो वहाँ उत्पादित किए जाते हैं। तो ये जलवायु की विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो प्राकृतिक जनित या मानव जनित, उनके बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।